देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं क्योंकि आज रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध का 5वां दिन है। कहां हम ये सोच रहे थे कि पहले और दूसरे दिन तक आखिर कब तक यूक्रेन रशिया के सामने टिक पाएगा, लेकिन आज की तारीख, और आप ये ध्यान रखिए, इतिहास में दर्ज किया जाएगा कैसे एक छोटा मुल्क एक बड़े ताकतवर शक्तिशाली महाशक्ति रशिया के सामने लगातार 5वें दिन तक टिका हुआ है। जी हां, यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और इस बीच परमाणु मिसाइलों को स्टैंड बाय मोड पर रखने के पुतिन के फैसले को परमाणु युद्ध का आगाज एक खतरा ये कहा जा रहा है। इसका डर लोगों के बीच में बना हुआ है। अमित, ये एक बहुत बड़ी खबर, परमाणु युद्ध की धमकी, परमाणु अटैक की धमकी, जिसे कहा जा रहा है कि देखिए बड़ी बातें, कीव के रेडियो एक्टिव वेस्ट साइट पर रूसी मिसाइल गिरा। कीव में आज सुबह एक बार फिर से एयर स्ट्राइक का सायरन बजा है। ज़ेलेंस्की को मारने के लिए 400 रूसी लड़ाके कीव में मौजूद हैं। तो बिल्कुल, तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अब ये जो मिसाइल की तस्वीरें, ये सबसे कह सकते हैं इस लड़ाई की सबसे भयंकर तस्वीरें हैं, क्योंकि जो मिसाइल आप देख रहे हैं रशिया के, ये आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इनकी रेंज आप समझ लीजिए कि इनकी रेंज है 10 से लेके 18,000 किलोमीटर तक। और इसमें भी इस वक्त जो हम देख रहे हैं यहां पर जो मिसाइल आ रहे हैं वो S-28 हम कह सकते हैं, जो कि 2015 में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे रशिया की ओर से, और इनका रेंज 15 से लेके 18,000 किलोमीटर तक है और साथ ही 10 टन तक ये वॉरहेड लेके जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया को डराने वाली एक बहुत बड़ी खबर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस जंग से जुड़ी हुई रूस के एक्शन से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, यह आशंका बन गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर किया। हाई अलर्ट का मतलब यह कि परमाणु हमला करने वाली रशियन मिसाइलें स्टैंड बाय मोड पर हैं। रशिया ने अपने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक RS-24 यार्ड्स मिसाइल को मॉस्को के पास पहुंचा दिया है। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है, तनाव ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और डिफेंस स्टाफ के चीफ के साथ मीटिंग कर न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। और आज की एक बड़ी खबर जो हमने आपको शुरुआत में ही बताई कि इसलिए 40 साल के बाद संयुक्त महासभा का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त सत्र बुलाया जा रहा है। यह विशेष सत्र है 40 साल के बाद। क्यों? क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। Коллеги, вы видите, что западные страны नेटो के टॉप मेंबर देश हमारे मुल्क के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ को ऑर्डर दे रहा हूं कि वो रशियन आर्मी की न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड पर रखें। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес। और परमाणु युद्ध की आशंका के बीच मॉस्को से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 को यहां पर तैनात किया है। अब देखिए रशिया के मॉस्को की सड़कों पर यह चल रही है, तो ये R2PM2 इसे कहा जाता है और टोपोल M ये मिसाइल है। इसकी रेंज भी आप सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप सोचिए मॉस्को से इसकी जो रेंज है 18,000 किलोमीटर, यानी कि ये अमेरिका हो या फिर यूरोप का कोई भी देश हो उसको टारगेट कर सकता है। 10 टन तक ये हथियार यानी कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है रूस की ओर से। आप देखिए जब ये लॉन्च होता है उसकी एक तस्वीर, आप जो देख रहे हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको रशिया ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रहता है, यानी इसको कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है और उसको मूव किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन के अगर जो जहाज या मिसाइल है इसको स्पॉट नहीं कर पाएंगे। तो जिस यार्ड्स मिसाइल की हम बात कर रहे थे, अमित आपको जानकारी दे रहे थे, अब इस परमाणु युद्ध का खतरा क्यों मंडरा रहा है यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
अगर परमाणु जंग हुई तो किसके पास कितनी ताकत है, कहां है, आपको बताते हैं। पुतिन के एक्शन से परमाणु युद्ध की आशंका खड़ी हो रही है। बयान हमने आपको दिखाया। हाई अलर्ट पर इस वक्त न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को पुतिन ने रखने का आदेश दे दिया है। हाई अलर्ट पर इस वक्त रूस की परमाणु मिसाइलें यास-24, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हमने आपके सामने रखी, इसकी मारक क्षमता की बात हमने कही, उन्हें स्टैंड बाय मोड पर रखने के लिए ऑर्डर दिया गया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी ने भी किया, शॉर्ट नोटिस पर फायर के लिए तैयार की गई हैं परमाणु मिसाइलें, क्योंकि ये मूवेबल है, कहीं पर भी ले जाकर इसे ये कहा जा सकता है कि एक्शन लिया जा सकता है। अमित, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज नॉट टू टफ रशिया के लिए इसे कहीं पर भी पोच कर देना, कहीं से भी हमला करना। बिल्कुल, देखिए ये आप जो देख रहे हैं, इसमें आप तस्वीर जो देख पा रहे हैं, इस मिसाइल की सबसे खासियत बात है कि देखिए कैनिस्टर में है। कैनिस्टर में होने का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों तक किसी भी वेदर में इसको आप सेफ रख सकते हैं और साथ ही साथ ये हमेशा तैयार रहता है। दूसरी बात है कि इसको जिस पे माउंट किया है वो मोबाइल, इसमें आप देख सकते हैं वैन है, तो मोबाइल ट्रक होने की वजह से इसको आराम से आप किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। और आपको बता दें कि ऑल टेरेन है, यानी कि जहां पर इलाका थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा वहां पर भी ये पहुंच सकता है और अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी, इसकी जो मारक क्षमता है, दुनिया में आप बहुत ही कम जो मिसाइल है उनके पास है। रूस ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हाई अलर्ट मोड पर रखे हैं, उनका जवाब दुनिया में शायद किसी देश के पास नहीं है। एक मिसाइल में कई परमाणु बम ले जाने की क्षमता है। ये एक साथ कई शहरों पर हमला कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको दी। स्पीड की बात करें तो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। इसके अलावा मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन मात्र 30 मिनट में ये अपनी दूरी तय कर सकता है। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक की हम बात कर रहे हैं। इसे रोकना नामुमकिन है, इसकी इतनी ताकत है। निशाना टारगेट से 150 मीटर के दायरे में ये टारगेट करने में सक्षम है। लॉन्च होने के बावजूद ये टारगेट के 150 मीटर के दायरे में हिट करने की ताकत रखता है। यानी इसका मतलब ये जनरल फोई हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। सर, इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन डीसी और कई सारे शहरों पर एक साथ हमला करने की क्षमता। नहीं, बिल्कुल। ये जो देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वाली बात जो पुतिन ने कही है, ये मेन टारगेट इसका नेटो और अमेरिका है, यूक्रेन नहीं है इसका टारगेट। क्योंकि उसने जो जिस प्रकार से पुतिन का कहना है कि जिस प्रकार से अमेरिका और नेटो कंट्रीज उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उनके ऊपर बार बार एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरह से खतरा बन रहे हैं वो, उसको देखते हुए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए फोर्स को तैयार किया हुआ, उन्होंने अलर्ट किया है। और ये टारगेट इसके जो मीनाक्षी जी आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं, क्योंकि उसकी रेंज भी ज़्यादा है, उसके जो मारक क्षमता है वो भी इतनी ज़्यादा है कि ये उनको चुप कराने के लिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसका असर ये हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, हम दर्शकों के सामने वो वजह भी रख देते हैं, किन वजहों से ये खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट मोड पर रखने की आवश्यकता ही क्या, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप अपने डेटरेंस पावर यानी दिखाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों के बयानों से इस वक्त पुतिन बहुत नाराज है। नाटो के एक्शन को रोकने के लिए दरअसल ये व्लादिमीर पुतिन की एक रणनीति है हमें, जिस पर पुतिन काम कर रहे हैं। परमाणु युद्ध की आशंका दिखाकर ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की नाटो देशों पर कोशिश है। अब वर्ल्ड वॉर 3, वैसे भी जो बाइडेन का बयान ये कह रहा था कि हम किसी भी तरीके की उकसावी वाली कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे कि वॉर का खतरा मंडराए। नाटो के एक्शन को लेकिन रोकने के लिए ये एक तरीके से हम कहें कि माइंड गेम हो सकता है, रणनीति तैयार की जा रही है। और परमाणु युद्ध की आशंका को दिखा के जनरल फोई शायद एक डर बैठाना चाहते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं इस पर रिएक्शन आपका लूंगी, लेकिन एक और जानकारी दर्शकों के सामने रख दें। हाई अलर्ट पर न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स रखने के पुतिन के आदेश के बाद रूस के दोस्त बेलारूस से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसने दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है। गैर परमाणु देश नहीं रहा है बेलारूस। अमित, देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि एक वहां पर पास किया गया जो संविधान में उनके लिखा हुआ था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या उनकी धरती पे न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं या फिर जो हथियार हैं वो नहीं रखा जाएगा। उसको उन्होंने बदल दिया है। वहां पर जो नया कानून अब बन गया है उसके तहत अब उनके जमीन पर न्यूक्लियर हथियार आ सकते हैं और वहां से उसका इस्तेमाल हो सकता है। और यही वजह है कि रूस अगर हमला करता है, अगर उसको नौबत आती है, तो बेलारूस से जो न्यूक्लियर मिसाइल दागे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये
एक माइंड गेम हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर psychological बनाने war की है। प्रेशर की कोशिश हो सकती है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट ताल साहब जुड़ गए हैं। एक रिएक्शन, एक जानकारी अब हम उनसे भी ले। सर, क्या हम ये कहें कि दरअसल रूस ये जानता है कि अब एक प्रेशर टैक्टिक्स की उसे जरूरत है, इसलिए वो ये कह रहा है कि अपनी डिफेंस फोर्स को आप तैनात रखिए, दबाव बनाने का शायद ये एक तरीका? बिल्कुल, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो डिटरेंस ही है। इस समय राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और नेटो देश और दूसरे देश उसकी सहायता के लिए बिल्कुल ना आए, सोचें भी नहीं। और ये दबाव डालने के बाद उन्होंने आज शायद वार्तालाप भी होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में बेलोरूसियन बॉर्डर पर जो सबसे मुझे चिंता की विषय लगता है कि बार बार प्रेसिडेंट पुतिन खुद ही हर स्टेटमेंट दे रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। देखिए, दूसरे अगर लावरोव साहब बोलते, उनके डिफेंस मिनिस्टर बोलते, तो हमेशा एक जगह रहती है कि जो लीडर ऑफ द कंट्री होता है वो एकोमोडेशन का उसमें जगह होती है, कंप्रोमाइज की जगह होती है। पर जिस तरह से इन्होंने अपनी 3 मांगे रखी हैं कि क्रीमिया का एक्सेशन वो एक्सेप्ट करे, नाटो अपना यूक्रेन न्यूट्रल अपने को घोषित करे, और जो 2 रिपब्लिक्स हैं, अब तो खैर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दे, तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। यूक्रेन को अब ये पूरा समझ लेना चाहिए कि कोई नाटो फोर्स उसकी आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयारी रखना, ये एक तरीके के, सर मैं इस पर आपका भी रिएक्शन चाहती हूँ, इस तरीके का माइंड गेम करने की वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब उस दौर में विश्व युद्ध के समय में न्यूक्लियर वेपन चला था, उसकी विभीषिका कितने सालों तक झेली, क्या रूस ये समझता नहीं? नहीं, बिल्कुल, ये वाकई में अगर ये रूस इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है तो वाकई में काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है। इसका एक कारण जैसे पुतिन बता रहे हैं कि वो कॉर्नर हो गए, नेटो कंट्रीज का काफ़ी प्रेशर आ रहा है, जिस प्रकार से नेटो से उनको थ्रेट हो रहा है। अब देखा जाए तो एक के बाद एक, अब देखें, पहले नेटो कंट्रीज में आपस में थोड़े मतभेद थे, लेकिन जब से यूक्रेन की बात आई है पूरे नेटो कंट्रीज जुड़ गए, आपस में इकट्ठे हो गए, सैंक्शन मिलकर लगा रहे हैं। और रशिया देख रहा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन से सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो जा रहे हैं, वर्ल्ड ओपिनियन रशिया के खिलाफ बनती जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रशिया आज, जैसे डिप्लोमेट्स ने कहा, कि इनको आइसोलेट करें यूक्रेन को। रशिया जो ये स्ट्रेटेजिक डिफरेंस वाली बात है, ये अमेरिका और नेटो कंट्रीज के लिए कि आप इस झगड़े से दूर रहें, आप पास आएंगे तो लेकिन कुछ सोई भी सर, हो सकता है। इसमें एक चीज ये भी तो देखनी होगी कि जिस तरह से हमने देखा कि जो नेटो कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ, वो भी तो बहुत उकसाने वाला है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एलाइज। किसी भी हद का मतलब होता है उसको नो लिमिट्स। तो ऐसे में जो हमारे साथ डिप्लोमेट भी सर जुड़े हुए हैं, सर आप बताइए कि जब इस तरह के बयान आएंगे अमेरिका से, नेटो से, तो फिर रशिया की अगर कहता है कि हम अपने न्यूक्लियर डिटरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि वो जिस तरह की पोस्चरिंग वो दिखा रहे हैं, नो लिमिट्स, वो भी बता रहे हैं हमारे लिए भी लिमिट क्या हम दिखा देते हैं। मैं समझता हूं कि इस स्थिति पर आने के लिए अधिकतर जिम्मेदारी प्रेसिडेंट बाइडेन की, वेस्ट की और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की है। और उन्होंने बार बार हमेशा बयान इस तरह के दिए हैं कि रशिया को कॉर्नर करने का प्रयत्न किया है। रशिया, देखिए, ये पुतिन साहब जो हैं वो सोवियत यूनियन को अपना मॉडल समझते हैं। 1956 में सोवियत यूनियन हंगरी में घुस गया था और उसको तहस नहस कर दिया था। 1968 में चेकोस्लोवाकिया को पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। पुतिन साहब ने सोच लिया है कि कोई भी कॉस्ट हो वो यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे, यूक्रेन को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब ये नेटो तो देखिए यूक्रेन को बलि का बकरा बना रहा है, बाइडेन साहब यूक्रेनियंस को बलि का बकरा बना रहे हैं। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब को समझना चाहिए कि क्या रियलिटी है और दुनिया की, और एक कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट पुतिन से कर लेना चाहिए, नहीं तो उनका देश तबाह हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। एक सवाल और ले लूं, एक सवाल सर से ले लूं। सर एक बात बताइए कि जब बातचीत हो रही है उससे पहले आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपने जो विमान है वो भेज रहे हैं रोमानिया में, उसके बाद वो हथियार दे रहे हैं कि हम भी हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन में हम अपने विमान उतारेंगे, यूयू कह रहा है। तो सर ये आपको लग रहा नहीं है टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश हो रही है एक तरह से? बिल्कुल टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए
कि वेस्ट कितनी उनकी मदद कर सकता है, आज तक क्या मदद उन्होंने की है। एक भी वेस्ट का कोई, नेटो का कोई सोल्जर मरने के लिए तैयार नहीं है, मरेंगे सब यूक्रेनियंस या रशियंस। तो उनको एक ठंडे दिमाग से सोचकर कोई कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मैं कहूंगा कि ठीक है कुछ एंटी टैंक वेपन्स आएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी जर्मनी दे रहा है, चाहे जर्मनी को भी चेतावनी रशिया देगा। और वो गैस, ये भी खबर आ रही है आज एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग है पूरे यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि 40% गैस रशिया से आती है। अगला स्टेप रशिया का होगा कि वो गैस की सप्लाई को कम कर देगा, और तब देखिएगा कि क्या टेंशन यूरोप में होगा। बिल्कुल सर, आप लोगों से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन भारत की नजर से यदि हम इस पूरी स्थिति को देखें, भारत खुद एक परमाणु मुल्क है, और मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि जंग की तैयारियों को लेकर रूस ने किस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाया, मिसाइल परीक्षण किए थे, इसकी भी जानकारी आपके सामने रखें। 19 फरवरी को देखिए महाविनाशक मिसाइलों का पूरा परीक्षण किया गया, जमीन से लेकर आसमान से लेकर समंदर से लेकर जितनी तैयारी हो सकती थी वो रूस ने की। महाविनाशक मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जमीन आकाश समंदर से मिसाइलों का यह परीक्षण किया गया। और जब भी सवाल पूछा जाता आप ये क्यों कर रहे हैं, बेलारूस के साथ भी जब जॉइंट ड्रिल कर रहे थे आप ये क्यों कर रहे हैं, तो रूस ये कहता कि ये केवल हम अपनी ताकत का परीक्षण कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बात करनी है वो है 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया। आप देखिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि जो ध्वनि की गति से भी ज्यादा है, सुपरसोनिक उससे बड़ा होता है हाइपरसोनिक, और ये जो मिसाइल है इसको तैयार कर लिया रशिया ने, जबकि ये मिसाइल अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। दूसरा, पलक झपकते ही बम गिरा देने में सक्षम, अगर आसान शब्दों में हम ये कहें, आम शब्दों में हम ये कहें तो पलक झपकते ही ध्वस्त कर देने की ताकत ये रखती है। और जोड़ दीजिए मीनाक्षी कि उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। दुनिया में कहीं भी परमाणु बम गिरा देने की क्षमता रखने वाला ये मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं रूस के पास ताकत कितनी है, रूस के पास कुल परमाणु हथियार कितने हैं, जरा उनकी ताकत का आप आकलन लगाइए। सर ये तो नंबर्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, 4477 कुल परमाणु हथियार, इनमें अगर स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों की बात करें 2565, ये नंबर्स आप देखिए। नॉन स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार 1912। तो अब ये सर ये डेटा अपने आप में बताता है, आपका एक रिएक्शन इस पर, ताकत कितनी है रशिया की? नहीं, ताकत बहुत है, और ये एक तरह से अगर खतरा बनता है, डेंजर होता है, तो पूरी दुनिया के लिए पूरा खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर जैसा कि डिप्लोमेट सर बता रहे थे कि इसको जो इस तरह कॉर्नर किया गया है आज, वो नेटो कंट्रीज के जो लगातार बयानबाजी आ रही है और जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। रशिया ने 8 दिन पहले स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सरसाइज की थी, जैसा मीनाक्षी जी बता रही हैं, वहाँ सारे एक्सरसाइज टेस्ट किए थे, हवाई जहाज से, शिप से, जमीन से, और ये दिखाया गया था बेलारूस और दोनों मिलके साथ में किया था। तो ये दिखा रहा है, इनफैक्ट जो ताकत आप दिखा रही हैं, अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो मेरे ख्याल से सर वो तो दूर की बात है न्यूक्लियर, लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आज किसी के पास डेवलप नहीं है, सिर्फ रशिया एक ऐसी कंट्री जिसके पास है, जिसको कोई थर्ड तक नहीं रोक सकता, जो उसका सबसे उन्नत माना जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का। तो ऐसे में बताइए कि रशिया को तो जरूरत ही नहीं कि न्यूक्लियर तक जाए। नहीं, बिल्कुल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कैरी करेगी उसको न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को, लेकिन उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका मतलब जो अमेरिका का या नेटो का सुरक्षा कवच है वो बेकार। बिल्कुल। एक तायल साहब, आपका भाई इस पर रिएक्शन कि क्या अमेरिका भी ये समझ रहा है, क्या नाटो देश भी ये समझ रहे हैं, हम क्योंकि आज ये जान रहे हैं कि 40 साल के बाद यूनाइटेड नेशन का एक संयुक्त विशेष सत्र बुलाया गया है और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। अमेरिका भी ये समझ रहा है कि ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स है रूस की। रूस खुद क्यों चाहेगा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे, वो भी एक ऐसे मुल्क पर जिसे वो अपना मानता है, जहां के लोगों को वो अपना मानता है? मैं समझता हूं कि अमेरिका का, उनकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, प्रेसिडेंट बाइडेन का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मीट हो गया है। रशिया दुनिया में आइसोलेट हो गया है, नेटो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा, द्वितीय शीत युद्ध शुरू हो गया है, उससे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत लाभ होगा, अरबों डॉलर वो कमाएंगे, और अमेरिका वापस यूरोप आ गया है। जैसे कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था नेटो इज ब्रेन डेड, पर नेटो रिवाइव हो जाएगा। यूक्रेन मरे खत्म हो, इसका ना अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, ये समझ लीजिए, अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे भारत हो,
तहस नहस हो जाए, खत्म हो जाए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी वर्चस्व चाहिए, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को प्रॉफिट्स चाहिए, और उनके सब ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।